आगे हम बात करेंगे एकल संगठित न्याय व्यवस्था की, कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया है। एकल संगठित हम क्या बोल सकते हैं, एकीकृत बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 ये कहता है कि भारतीय संघ की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वे अनन्य रूप से, अनन्य केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, और अन्य न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन काम करती हैं। इस प्रकार भारत में पिरामिड के रूप में न्यायपालिका को अपनाया गया, जिसके शीर्ष स्तर पर है सुप्रीम कोर्ट। इसके अधीन कौन काम करती है? इसके अधीन काम करती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अधीन कौन काम करती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जिसको हम बोलेंगे अधीनस्थ न्यायालय काम करते हैं, सबऑर्डिनेट न्यायालय कार्य करते हैं, जो तहसील स्तर पर कार्य करते हैं। तो शीर्ष स्तर पर कौन है? सर्वोच्च न्यायपालिका। तो पद सोपान के रूप में सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो वर्तमान समय में संख्या 24 उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, और अधीनस्थ उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय को दो भागों में बांटते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी और फौजदारी। इस प्रकार भारत में पूरे देश के लिए एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कहा गया है कि भारतीय संघ की न्यायिक शक्तियाँ अनन्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में निहित होगी। ठीक है ना। और लेकिन अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों की न्याय प्रणाली केंद्रीय न्याय प्रणाली से पृथक है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि वहाँ पर राज्यों की न्यायपालिका अलग है और केंद्र की अलग है, परंतु भारत में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का अधीन कार्य करता है, और राज्यों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस प्रकार राज्यों के छोटे न्यायालय उच्च न्यायालय का अधीन होते हैं। छोटे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ पर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था का, जो भारत की संघीय व्यवस्था का जो एकात्मक लक्षण है, उसका एक प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। उसके बाद राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। किससे? संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था संघ किस प्रकार से गठित किए जा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था संघ दो प्रकार से गठित किए जा सकते हैं। पहला जो अमेरिका का है, स्विट्जरलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ पर राज्य समझौते का, वहाँ का संघ है जो समझौते का परिणाम है, और राज्य कभी भी संघ से अलग होने का दावा कर सकते हैं। किंतु भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में भारत की कोई भी इकाई, राज्य यानी भारतीय संघ की कोई भी इकाई कभी भी भारतीय संघ से अलग होने का दावा नहीं कर सकती। इसलिए आपको पता है 16वें संविधान संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि संघ से पृथक होने के पक्ष पोषण को वाक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। अर्थात इसको सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि भारत का कोई भी राज्य या भारतीय संघ की कोई भी इकाई किसी भी परिस्थिति में भारतीय संघ से अलग होने का दावा नहीं कर सकती। उसके बाद हम आगे बात करेंगे सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। मैंने आपको बताया था राज्यों का पुनर्गठन। किसका बताया था? राज्यों का पुनर्गठन। और राज्यों का पुनर्गठन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। अब पुनर्गठन में कई बातें शामिल होती हैं। पुनर्गठन में कई बातें शामिल होती हैं। इसमें हम बात कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक राज्यों को मिलकर एक राज्य बनाना, एक राज्य के नाम के परिवर्तन करना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना, पूर्ण राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि अधिकार तो संसद को, इसमें राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। कि अनुच्छेद 7 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 7 के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि संसद को प्रभावित राज्य के विधानमंडल की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। संसद
की सिफारिश करने के प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार ज्ञात कर लें। विचार जरूर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन संसद उस राज्य के विधानमंडल की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि अमेरिका में इसका बिल्कुल उल्टा है। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना भी राज्यों का पुनर्गठन अथवा उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जबकि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में अगर वहाँ के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो संसद को, तो राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। लेकिन भारतीय संघ में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। लोक सेवाओं का विभाजन नहीं किया गया है क्योंकि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है और ये अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश में काम करती है। और इनके कौन कौन से अधिकारी, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, गृह सेवा के प्रतिरक्षक अधिकारियों को इनकी श्रेणी में लाया जाता है। और यदि नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना हो तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ये राज्यसभा को अधिकार है। किसको अधिकार है? राज्यसभा को अधिकार है कि वे उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव ला सकती है। अगर वह सृजन हो जाता है उसके बाद संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर देती है। इस प्रकार अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का प्रस्ताव लाने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। तो ये जो भारतीय संघ के जो एकात्मक लक्षण हैं, जो प्रमुख एकात्मक लक्षण हैं, उनका हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे बात करते हैं भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियाँ, कि भारतीय संघ में कुछ नवीन प्रवृत्तियाँ उभर कर आ रही हैं। तो कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ जानने का प्रश्न करेंगे, छोटे प्रश्न आ सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संघ को किस किस विद्वान ने क्या कहा है। तो एक भारतीय संघ के संदर्भ में संविधान विशेषज्ञ संविधानविद के.सी. व्हीयर, उन्होंने भारतीय संघ को क्या कहा है? अर्ध संघ कहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि भारतीय संघ को अर्ध संघ किस विद्वान ने कहा है, या के.सी. व्हीयर ने भारतीय संघ को किसकी संज्ञा दी है? तो अर्ध संघ की संज्ञा दी है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेविल ऑस्टिन ने सहयोगी संघवाद कहा है। और उसके बाद हम मोरी जोन्स ने इन्हें सौदेबाजी वाले संघ कहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संघ के.सी. व्हीयर ने अर्ध संघ कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन इसको सहयोगी संघवाद कहा है और मोरी जोन्स ने इसको सौदेबाजी वाले संघ कहा है। अब हम आगे बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भारतीय संघ को कठोर मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इसमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि भारत में संघात्मक शासन का प्रावधान किया गया है, लेकिन संघ शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है संविधान के माध्यम से, उसमें शक्ति संतुलन केंद्र की ओर झुका हुआ है। इसीलिए तो आपातकाल में ऑटोमेटिक भारत की संघीय व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात सामान्य काल में तो केंद्र और राज्य अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन आपातकाल या संकट काल की स्थिति में राज्य सरकार की शक्तियाँ सीमित कर जाती है और केंद्र सर्वेसर्वा हो जाता है। इसलिए विशिष्ट परिस्थितियों में एकात्मक शक्ति प्रदान की गई है, केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया। अब किन किन प्रावधानों के माध्यम से? देखो, विधायी, कार्यकाल और न्यायिक तीनों क्षेत्रों में। न्यायिक क्षेत्र में अनन्य शक्तियाँ आपको तो न्यायपालिका को प्राप्त है। यदि आपातकाल लगता है तो कार्यकारी का मतलब आपातकाल की स्थिति में सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के में केंद्रित हो जाती है। और विधायी क्षेत्र में भी आपको होता है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद ही कानून बनाती है। तो इसलिए इसको विधायी का मतलब राज्य सूची के विषय पर सामान्य काल में तो राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं, लेकिन आपातकाल में संसद बनाती है। कार्यकारी, आपातकाल लग जाता है तो पूरा देश का शासन राष्ट्रपति के अधीन संचालित होता है। और न्यायिक क्षेत्र में आपको पता है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत न्यायिक शक्तियाँ न्यायपालिका में निहित है, जो सर्वोच्च न्यायपालिका में निहित है। इसके अलावा अखिल भारतीय केंद्र की सेवाएं हैं, लेकिन इनके पदाधिकारी जैसे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और बहुत सारी
अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये सेवाएं के जो इन सेवाओं के अधिकारी ये राज्यों में कार्य करते हैं। और वित्त आयोग के माध्यम से भी संस्थागत रूप से केंद्र यानी वित्त आयोग के माध्यम से अब आपको पता है केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसके बाद इसका दूसरा पहलू ये है कि राज्यों हालांकि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, किंतु इस शक्तिशाली केंद्र में एक नवीन प्रवृत्ति उभर कर आ रही है कि राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से इस शक्तिशाली संघ में राज्यों को भी महत्व दिया गया है, जिसमें हम राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे, एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी अगस्त 1952 में। कब की गई थी? अगस्त 1952 में। और जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इसके विशेषकर से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद हो जाए, उस विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 263 के अंतर्गत। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद को गठन किया गया, 5-6 क्षेत्रीय परिषदें, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पूर्वोत्तर, मध्य भारत की, ठीक है ना। इस प्रकार से कई क्षेत्रीय परिषद को गठन किया गया है। इसके अलावा एक नवीन प्रवृत्ति और उभर कर सामने आ रही है कि राज्यों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है। राज्यों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है किसके माध्यम से? जीएसटी के माध्यम से। जीएसटी के माध्यम से राज्यों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो आपातकाल है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रयास किए गए, जिसके लिए सरकारिया आयोग का भी गठन किया गया था 1983 में न्यायमूर्ति सरकारिया की अध्यक्षता में, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि केंद्र को विपरीत परिस्थितियों में, अत्यंत कठिन परिस्थितियों में धारा 356 का उपयोग करना चाहिए, अर्थात इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें, वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो उसमें 29 की जगह कितना हो जाएगा? 28 हो जाएंगे। राज्य सूची यानी संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था करता है? 356। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। राज्य संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है? तो राज्यसभा करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन करती है? सर्वोच्च न्यायपालिका करती है, यानी सर्वोच्च न्यायपालिका। इसके अलावा एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य? मैंने आपको बता दिया, केंद्र और राज्यों की एक ही नागरिकता, अर्थात भारतीय सीमाओं के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिक क्या है? भारतीय हैं। विधि के शासन से क्या तात्पर्य? विधि के शासन से तात्पर्य कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं और कानून सभी व्यक्ति की समान रूप से रक्षा करता है। डायसी नामक विद्वान ने इस विधि के शासन की स्थापना का प्रयास किया था। सरकारिया आयोग का संबंध किससे? सरकारिया आयोग यहाँ पर दे नहीं रखा, तो मैंने आपको बताया था धारा 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। उसके बाद मैंने आपको बताया था भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता का, तो मैंने आपको एकात्मक लक्षण बता दिए, संघात्मक लक्षण बता दिए, और निष्कर्ष के रूप हम कह सकते हैं कि भारतीय संघ विचित्र संघ है। और भारतीय संघ को केसी वियर नाम के विद्वान ने अर्धसंघ कहा है और मॉरिस जोन्स ने सौदेबाजी वाला कहा है। भारत के संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश दे। नवीन प्रवृत्ति मैंने आपको बताया, अभी बताई 2-3 बिंदुओं के माध्यम से कि शक्तिशाली केंद्र का गठन, संघीय शासन व्यवस्था का गठन किया है, उसमें एकात्मकता की ओर झुका हुआ है शक्ति संतुलन। और इस शक्तिशाली संघ में राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से, जैसे मैंने आपको भी बताया, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद इत्यादि के माध्यम से उचित महत्व दिया गया। इसके अलावा तीसरा बिंदु ये बनेगा कि भारतीय संघ में राज्यों के जो वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया है जीएसटी के माध्यम से। और चौथा ये बिंदु बनेगा कि इस सहयोगी संघवाद की प्रवृत्ति के साथ साथ ही
राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें और केंद्र उसमें हस्तक्षेप ना करे। इसलिए धारा 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास किए गए और जिसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया 1983 में। तो सरकारी आयोग ने अपने 1988 में अपना प्रतिवेदन दिया। उसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने सिफारिश की। तो उसमें विशेष रूप से सिफारिश ये थी कि केंद्र को विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 356 का उपयोग करना चाहिए।